आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि देश में जब अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है तो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष क्यों नहीं चुना जाता? संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? अब तक किस किस तरह के व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन चुके हैं? राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रपति के नाम से जब संपूर्ण शासन चलता है तो राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति कितनी मिली हुई है? ऐसे अनेक सवाल, और इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमारे साथ हैं आज उपस्थित राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर R.N. सहोता साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये मुद्दा बहुत करंट है इस समय कि राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये सब तो हम जानना चाहेंगे, लेकिन पहले हमारे साथियों को ये बताएं आप कि राष्ट्रपति का ये जो चुनाव हो रहा है वो कौन से राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है इस समय? वास्तव में भारत के 17वें क्रम के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है या नाम मात्र प्रमुख होता है, और संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत वो कार्यकारी प्रमुख होता है। देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, सारे कानून भी राष्ट्रपति के नाम से ही बनते हैं, इसलिए उसे कार्यपालिका का प्रधान या कार्यपालिका प्रमुख भी कहा जाता है। वास्तव में वह देश का प्रमुख होता है, देश की सरकार का प्रमुख नहीं होता। तो ये अगर देश की सरकार का प्रमुख नहीं होता तो आपने अपने जो पुस्तक भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और राजनीतिक सिद्धांतों में इसका उल्लेख किया हुआ है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ, वो क्या चीज़ होती है? फिर आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की शक्ति कैसे दिखाई देती है? वास्तव में क्या है कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं वो एक तरह से दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, साधारण शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। साधारण शक्तियों में उसकी कार्यकारी शक्तियां आती हैं, उसकी विधायी शक्तियां आती हैं, उसकी वित्तीय शक्तियां आती हैं, लेकिन आपातकालीन शक्तियों में देखा जाए तो उसकी दो बहुत बड़ी शक्तियां, तीन बड़ी बल्कि ये कह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल वाली स्थिति, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियां, या अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। वास्तव में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो मुझे किसी ने सवाल पूछा कि क्या मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूँ? जी, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, पहले हम उनकी योग्यताओं की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात ये है। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। ये लाभ का पद क्या होता है डॉक्टर साहब? लाभ का पद का मतलब एक साधारण शब्दों में कहें तो कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पे काम नहीं करता हो जहाँ सरकार का पैसा उसे मिलता है व्यावसायिक रूप से। वैसे जो लाभ का पद होता है उसका निर्धारण करता है संसद, अधिनियम बनाकर भी कर सकती है और साधारण वे से भी कर सकती है। अपने राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत 1952 का जो नियम है उसके अंतर्गत भी वो ऐसा कर सकती है। तो सरकार से मतलब वो वेतन इत्यादि नहीं ले रहा हो? जी, मेरी बातें ये हैं। तो यानी उसका कहीं, जैसे मान लो आप साधारण शब्दों में कहें कि अगर कोई कार्मिक है तो वो सरकार का वेतन ले रहा है, तो उसका पद उसी। और इसके अलावा और कोई योग्यता? और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके पास वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हैं। तो लोकसभा के सदस्य के तो 25 साल की आयु है, लेकिन वो 35 साल, भारत का नागरिक उसी में आता है। भारत में एक साधारणतः चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, सबके लिए एक कॉमन बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। और जैसे राष्ट्रपति के लिए चौथी योग्यता है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति के लिए यही बात आ जाएगी कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साधारण वही बात रहेगी। वैसे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। और अभी आपने एक सवाल किया था कि क्या आम आदमी भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है,
तो आम आदमी भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रावधान है। अगर वो सभी प्रावधानों को वो पूरा करता है, जैसे कि उसके पास प्रस्तावक होने चाहिए। ये जो प्रस्तावक हैं, आम आदमी अगर कोई चुनाव लड़ना चाहे जी, और आप प्रस्तावक का जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे संसद में लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के लिए प्रस्तावक आम मतदाता होता है, साधारण व्यक्ति। तो क्या यहाँ भी इसी तरह का सामान्य मतदाता होता है? नहीं। जो निर्वाचक मंडल होता है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पौंडुचेरी, जिसको पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं, उसके सदस्य भी चुनाव में शामिल कर लिए गए हैं। वास्तविकता ये हुई कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, और उनमें से ही कोई 50 व्यक्ति प्रस्तावक हो सकते हैं या अनुमोदक हो सकते हैं। 50 व्यक्ति, चाहे वो सारे लोकसभा के सदस्य हों, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों, चाहे वो विधानसभाओं के हों, चाहे वो मिक्स हों। तो ये जो आपने जिक्र किया कि एक निर्वाचक मंडल होता है इसका, और इस निर्वाचक मंडल में आपने जोर देकर कहा संसद के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। हाँ जी। तो अभी राष्ट्रपति ने अभी पीटी उषा से लेके और कुछ विशेषज्ञों को, 4 विशेषज्ञों को लोकसभा का सदस्य मनोनीत किया है, राज्यसभा में मनोनीत किया है उनको। तो जो ऐसे मनोनीत सदस्य हैं, क्या वो राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं? जी नहीं, शब्दों से ही स्पष्ट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के केवल निर्वाचित 2 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। हालांकि वर्तमान में जो लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य हैं, उनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है वर्ष 2020 में, और संविधान संशोधन करके, और राज्यों की विधानसभाओं में भी जो आंग्ल भारतीय हैं, तो उनका भी वो जो मनोनयन है वो समाप्त कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, और चाहे वो राज्यों। तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि 18 साल की, महज 18 साल की उम्र में जो साधारण भारतीय नागरिक मतदाता बन जाता है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में जो सिस्टम है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। हमारे यहाँ केवल ग्राम सभा को अगर छोड़ दिया जाए और स्थानीय शासन में सरपंच के पद को अगर छोड़ दिया जाए, तो उनका जो चुनाव है वो जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आभास होता है। लेकिन ज़्यादातर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र शासनिक प्रणालियाँ होने के कारण हम नहीं, हमारी जगह हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसलिए उसको निर्वाचक मंडल नाम दिया गया है। लेकिन जो एमएलएज होते हैं या विधानसभा के सदस्य होते हैं या जो लोकसभा के सदस्य होते हैं या जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भी जनता का ही एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके आधार पे ही जो आम जन होता है वो राज्य में अपने लिए एमएलए भेजता है और केंद्र में अपनी बात रखने के लिए एमपी भेजता है। तो एक तरह से जनता तो उसमें शामिल है ही। लेकिन निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक साधारण सा मतलब अगर हम समझें, तो जो देश के सारे हैं संसद के सदस्य, उनकी मत मूल्य जो होगा वो, और राज्यों की विधान सभाओं के यानी एमएलएज का जो मत मूल्य होगा वो एक तरह से बराबर कर लिया जाएगा। एक कॉमन चीज़ देखा जाए तो वर्तमान में 10,86,231 मतदाता हैं, तो उसमें से अगर देखा जाए तो राज्यों के भी उतने ही हैं और केंद्र के सदस्यों का भी मत मूल्य इतना है। जो एमएलएज होते हैं या विधायक होता है, उसका मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जो टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या होती है और कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, उससे भाग दे के और एक
गुना 1000, 1/1000 से भाग दे देते हैं। जैसे राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। ऐसे ही पंजाब का निकलेगा, उत्तर प्रदेश का निकलेगा। जैसे जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसके MLAs की वोट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश। और देखा जाए, और अगर इसको हम क्लियरिटी में चाहें तो आप महसूस करेंगे कि जो सारे MLAs हैं उनकी मत मूल्य भी लगभग उतना ही आएगा, और जो सारे MPs हैं उनका मत मूल्य भी आएगा। तो एक तरह से राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधि हुआ। तो ये जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के माध्यम से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये चुनाव, तो क्या हम इस चुनाव की प्रक्रिया में साधारण बहुमत से राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित नहीं करते हैं? नहीं जी, इसमें क्या होता है कि एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। कोटा प्राप्त करने का मतलब है, एक साधारण तरह से समझें कि मान लो सारे मतों का जो मूल्य है या योग है वो एक तरह से मान लो 100 है, तो कुल वैध मत 100 हो गए, और सदस्य 1+1 कितने राष्ट्रपति चुने जाने, 1+1 राष्ट्रपति चुना जाना है, +1। कहने का क्या मतलब हो गया, कुल वैध मत बटे 2+1। अगर हमने 100 माने थे कि 100 वोट हैं, तो 100/2 यानी 50+1 51% मत, 50+1% जो वोट प्राप्त होगा वो व्यक्ति विजयी रहेगा। तो ये मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्य रूप से जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत, लोकतंत्र की जो सामान्य स्थापित व्यवस्था उससे आगे वाली व्यवस्था है ये। तो उसमें 50% मिनिमम उसको प्राप्त होने चाहिए, और उसके बाद +1 एक अतिरिक्त मत, 1 मत और होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि नीलम संजीवा रेड्डी का जब चुनाव हुआ था, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे इस चीज को और थोड़ा क्लियरिटी में अगर आप समझेंगे तो मान लो 3 कैंडिडेट हैं, A, B और C। पहली बार किसी को निर्धारित मत मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। जैसे हाल ही में अभी चल रहा है राष्ट्रपति का चुनाव, वहाँ तो अगर देखा जाए तो पहले से ही डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि जो NDA की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू हैं वो बहुत आगे हैं, लगभग उनके पास 6.5 लाख वोट हैं, तो उसको 5 लाख समथिंग चाहिए। तो वहाँ तो क्लियरिटी ही है। केवल एक बार ऐसा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति होता है उसको जो चॉइस का क्रम होता है, वरीयता क्रम है, उसी के अनुसार में शेष सब में बांट देते हैं, तब वो 50% का मत मूल्य हासिल हो जाता है। मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको। ये जो वरीयता क्रम की आप बात कर रहे हैं, तो हमने सामान्य रूप से देखा है कि मतदान के लिए जब मतदाता वोट देने जाता तो एक उसको बैलेट पेपर मिलता है, और जो बैलेट पेपर मिलता है उस पर प्रत्याशी के नाम के साथ साथ उसका एक चुनाव चिन्ह भी वहाँ अंकित होता है। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसी प्रक्रिया है या कोई भिन्न है उससे? इसमें थोड़ा बिल्कुल अलग है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कोई बैलेट पेपर नहीं होता, और जो मतदाता होते हैं वहाँ के मतदाता यानी जो निर्वाचक मंडल होता है यानी MPs और MLAs होते हैं, वो सारे क्या जिसको अपना वोट देना चाहते हैं या जिसको अपना निर्वाचन में प्रथम वरीयता और दूसरी वरीयता उसके आगे अंकित करना होता है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन के समय उनको दिशा निर्देश जारी करता है कि आप वोट तो सभी को देंगे, लेकिन सबके आगे अपनी पसंद लिखेंगे। हमारे यहाँ जो साधारण इसका मतलब यह है कि बैलेट पेपर में प्रत्याशी के नाम होते हैं केवल, और नाम के बाद मतदान करने वाले जो हमारे विधायक या सांसद हैं वो अपना वरीयता क्रम अंकित करेंगे। अब वरीयता क्रम का मतलब ये हुआ, मान लीजिए A, B और C 3 उसमें चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, तो वरीयता क्रम कैसे होगा बताएं जरा। मान लो कि आप एक उम्मीदवार को बनाना चाहते हैं तो A के आगे आप 1 लिख देंगे, B के आगे 2 और C के आगे 3, या उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दूसरा ऐसा कि कोई मतलब नीचे C वाले को पहली वरीयता देना चाहता है तो वो उल्टी कर देगा उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतदान की जो प्रक्रिया है उस मतदान की प्रक्रिया सामान्य मतदान की प्रक्रिया से भिन्न है हमारी ये होती है। और जैसे कि मान लो कंडीशनल है, कुछ चीज़ें चुनाव में कंडीशनल होती हैं, कहने का मतलब ये है। तो अभी कोई ऐसा अपन वो जो मैं थोड़ा वापस अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ कि हमने जो नीलम संजीवा रेड्डी की बात की थी, तो अभी तक कोई ऐसा हमारा आपको ध्यान में है राष्ट्रपति जो वरीयता क्रम से जिसको चुना गया हो? नहीं, एक तरह से देखा जाए वरीयता क्रम से तो लगभग सभी चुने जाते हैं, लेकिन अगर उसको कोटा प्राप्त नहीं होता तब ही दूसरी गिनती होती है। वो एक ही बार में हुई है, वो नीलम संजीवा रेड्डी के वक्त में, बाकी किसी दूसरे के केस में ऐसा नहीं है। और ये जो राष्ट्रपति को आमतौर पर 50% +1 की हम बात कर रहे हैं,
लेकिन जो सामान्य रूप से हमने देखा है, पढ़ा है, वो 65 से 70% के बीच में साधारण तौर पर हाँ जी मिल जाता है उनको। हाँ जी, उसका कारण ये है कि जो दल होता है, शासक दल होता है, हमेशा मेजॉरिटी वाला ही जो शासक दल होता है उसके एमएलए या एमपीज बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो भाजपा और उसके जो समर्थक दल है यानी एनडीए कह लें, तो उसके जो लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मत हैं। अभी आपने एक जिक्र किया था कि भारत का राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो थोड़ा सा हमारे मित्रों को बताइए कि अब तक जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं वो किस पृष्ठभूमि से आए थे और मोटे तौर पर, और अभी जो हमारे राष्ट्रपति पद के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह की पृष्ठभूमि से आए हैं। एक तरह तो देखा जाए कि जो परंपरागत रूप से जो प्रारंभिक व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा विद्वान, बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे अपने विषयों के। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान वाले सभी ज्ञाता नहीं है, लेकिन उनकी तुलना में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा कम है। यानी जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि के, जैसे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए या राधा कृष्ण जी हुए, वो अपने आप में बहुत बड़े दार्शनिक थे। ऐसा नहीं कि अब कोई दार्शनिक नहीं है, लेकिन उन जैसी बातें नहीं कह सकते या उन जैसा ज्ञान या उन जैसा सिस्टम नहीं कह सकते। लोकतंत्र भी अपने आप में परिपक्व हुआ है, उसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सी चीज़ें गेन भी हुई हैं। वास्तविकता तो ये है कि किसी पद के लिए तो कोई भी निर्वाचित हो सकता है, इसमें तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी निर्वाचक प्रणाली क्या है, निर्वाचन कैसे होता है। मैं पहले भी आपको चर्चा करके बता चुका हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आम जनता उसमें सीधे भाग नहीं लेती, निर्वाचक मंडल भाग। ये जो अपन जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे उसमें अभी तक हमने देखा कि समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, 17वें राष्ट्रपति आ रहे हैं अब ये नए चुनाव करके। तो हाँ, तो अभी एक हमने इससे पूर्व में महिला के रूप में प्रतिभा सिंह जी को देखा, अल्पसंख्यक समुदाय से भी सिख कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से भी राष्ट्रपति आ चुके हैं। लेकिन ये जो पहली बार हम देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय से एक एनडीए ने प्रत्याशी को तो क्या है कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। चाहे आजकल वो बात अलग है कि मुद्दे थोड़े हटके हो गए या पंथ निरपेक्षता की बात पे लोगों एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अपने संवैधानिक दृष्टि से पदों के हिसाब से देखें तो सभी को पद पे मौका मिलना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो साधारण हो, चाहे किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हो, चाहे किसी मुस्लिम समुदाय, सभी समुदायों के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन साधारणतः ऐसा होता है, शायद थोड़ा अलग भी सिस्टम हो कि देश में पहली बार कोई ऐसा भी हो जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिलाएं हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हम बात ये कर रहे थे कि जो राष्ट्रपति है वो एक 5 साल के लिए, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल के लिए उनका जो कार्यकाल है, इससे पहले वो रिजाइन भी कर सकते हैं या किसी कारण। ये राष्ट्रपति को जो इतना महत्व प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को मिलने वाली शक्तियां और सुविधाएं क्या क्या हैं, जरा ये भी बताइए। हाँ सर, बिल्कुल बता देते हैं। जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, क्योंकि वरीयता क्रम में उसे प्रथम स्थान प्राप्त। ये बहुत सारे विद्यार्थी और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले जो साथी हैं उनके मन में ये सवाल बार बार उठता है कि प्रथम नागरिक का क्या मतलब है। प्रथम नागरिक का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुख है, देश का प्रमुख है, देश का पहला व्यक्ति है। वरीयता क्रम में भी उसे प्रथम स्थान प्राप्त है, इसलिए वह देश का प्रथम नागरिक है। ऐसी ही शासन प्रणाली हमारे राज्यों में होती है, वहाँ राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जी, तो राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? राष्ट्रपति को सभी आवासीय, चिकित्सा, सभी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, कोई चार्ज। और क्या वेतन है उनका राष्ट्रपति? 5 लाख रुपए मासिक वेतन, और रिटायरमेंट के बाद देखा जाए यानी कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आधी सैलरी मिलती है, सुविधाएं वैसे की वैसे। पिछले दिनों एक मुद्दा उठा था कि राष्ट्रपति के वेतन में इनकम टैक्स का क्या इशू है, इनकम टैक्स कटता है कि नहीं कटता उस पर? नहीं, राष्ट्रपति के वेतन से कोई इनकम टैक्स नहीं कटा जाता, क्योंकि वास्तव में राष्ट्रपति क्या है, देश का प्रधान है, राजा है, शासक है। सारा शासन उन्हीं के नाम से होता है, उनके नाम से चलता है, चाहे वो संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति के नाम से ही देश के सारे काम होते हैं, नाम से ही सारे देश के कानून बनते हैं। ये जो अभी एनडीए ने जो नई प्रत्याशी घोषित की है द्रौपदी मुर्मू को, मैडम को, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए जरा। ये झारखंड से हैं, बिलोंग करते हैं। उड़ीसा? नहीं, झारखंड,
मेन रूप से? नहीं, वहाँ तो ये राज्यपाल रही थी। राज्यपाल रही हैं। हाँ, और हैं बेसिकली उड़ीसा से ये, और आदिवासी समुदाय से आती है। तो दूसरी महिला, अलग अलग बात है कि अब की बात थोड़ा आदिवासी समूह को थोड़ी प्राथमिकता देने के लिए ऐसा किया गया। हाँ हाँ, मतलब उड़ीसा से एक आदिवासी महिला हैं ये, और उड़ीसा में इनका जो कैरियर था वो एक पार्षद के रूप में, ग्राम पार्षद के रूप में शुरू हुआ था। और इनके परिवार में अनफॉर्चुनेटली इनके पारिवारिक इनकी विपदाएं हुई, इनके पति और इनके पुत्र और संतान इत्यादि की भी डेथ हो गई थी, असामयिक निधन हो गया उनका। और फिर ये अपने आप को इन्होंने समाज सेवा में ढाल दिया, और समाज सेवा में ढालने के बाद ये उड़ीसा में वहाँ विधायक रही, मंत्री रही, और बाद में इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। और ये जब इनका नाम एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए घोषित हुआ तो ये स्वयं बहुत चकित थी कि मुझे इस पद तक पहुंचाने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। तो ये तो हमने द्रौपदी जी के लिए समझा, और आपने जिसका जिक्र भी कर दिया है कि इनकी विजय भी लगभग निश्चित नज़र आ रही है, क्योंकि एनडीए के पास भारी पर्याप्त बहुमत है। लेकिन एक बात ये बताइए कि हमने एक संवैधानिक तौर पर एक बार ये पढ़ा था कहीं पर कि ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे और उस समय उनका राजीव गांधी से मतभेद हो गया था, और एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो ये सोचने लग गए थे कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो क्या कोई प्रधानमंत्री बहुमत से निर्वाचित सरकार के मुखिया को बर्खास्त करके और सत्ता अपने हाथ में ले सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक दृष्टि से उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था भी कर दी गई है कि अगर आपातकाल भी लगाया जाएगा तो लिखित अनुमति होगी, जैसा देश में एक आधा बार ऐसा हो भी गया था। किसकी लिखित अनुमति? लिखित अनुमति कौन देगा? मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति। मंत्रिमंडल द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन होगा। लिखित अनुमति दी जाएगी, तभी ही आपातकाल लागू किया जा सकता है, साधारणतः नहीं। वैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो राष्ट्रपति है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक पद पर रहता है, लेकिन तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। एक प्रावधान और भी है, कोई व्यक्ति जितने बार चाहे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान इस संबंध में मौन है, वो 2 बार भी बन सकता है। ये बात अलग है कि अब तक केवल एक ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार देश के राष्ट्रपति लगातार रह चुके हैं। हाँ, बाकी तो सबको एक ही बार अवसर मिला है, 2 बार अवसर नहीं मिला है। एक व्यक्ति यानी एक से ज़्यादा बार भी देश का राष्ट्रपति रह सकता है। संविधान इस संबंध में मौन है। जो राष्ट्रपति है, चुनाव के समय उसको कुल वैध मतों का 1/6 से कम मिलता है तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है। जमानत राशि तब बन जाती है, वो वैसे तो साधारणतः एक तरह से शुल्क या फीस कह सकते हैं। पहले क्या था, कोई भी उम्मीदवार देश का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता था, लेकिन 1997 में गैर गंभीर उम्मीदवारों को निरुत्साहित करने के लिए एक व्यवस्था कर दी कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे, 15,000 रुपये जमानत राशि होगी। तो किसी साधारण व्यक्ति को 50 प्रस्तावक लाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आम आदमी उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर हम शक्तियों की बात करें तो जो राष्ट्रपति है उसके पास 2 बड़ी शक्तियां होती हैं, एक साधारण कार्यकाल के लिए और एक आपातकाल के दौरान। एक यहाँ जो ये आपातकाल की आप चर्चा कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को लेकर ये कहा जाता है, उसकी आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ रबर की मोहर है, रबर स्टैंप है। और अभी जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा साहब, वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो मैं रबर की मोहर नहीं रहूँगा। तो राष्ट्रपति क्या सरकार के कामकाज में वास्तव में कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र या संवैधानिक प्रमुख ही होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति चुना जाए, वो सरकार के कामों में प्रत्यक्ष दखलंदाजी नहीं। तो यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ आपको, तो क्या उसकी भूमिका फिर किसी भी तरह की नहीं रहती है, या वो कुछ सामान्य? देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, सारे कानून राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, वह देश का प्रमुख है। ये जो कानून की आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के नाम से कानून बनता है, तो हमने ऐसा पढ़ा है, जानकारी है, और आप भी उस पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून अंतिम रूप से, क्योंकि जो राष्ट्रपति है, जो हमारी संसद है,
हमारी संसद 2 सदनों, लोकसभा, राज्यसभा व तीसरे अंग राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए संसद द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो। अब ये कानून हस्ताक्षर करने का जो उसका विशेषाधिकार है उसको थोड़ा स्पष्ट करिए। राष्ट्रपति जब भी कोई विधेयक होता है तो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए उसको भेजा जाता है। तो प्रथम तो यह है कि राष्ट्रपति उस पर चुपचाप साइन कर देवे, ठीक है, तो वो कानून बन जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं केवल साधारण जो विधेयक होते हैं उनको ही भेज सकता है। जैसे धन विधेयक है तो उसकी पूर्व अनुमति ली जाती है, उसके लिए वो ऐसा नहीं कर सकते संविधान। लेकिन अगर वो दोबारा भेजता है, दोबारा विचार करने के लिए भेजता है, तो क्या संसद के दोनों सदन अलग अलग फिर विचार करेंगे या कैसे विचार होगा उस पर? राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के पास या मंत्रिपरिषद के पास पुनः विचार के लिए भेजता है। तो अगर पुनर्विचार करके मंत्रिपरिषद उस कानून को वापस भेज देता है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होते हैं। नहीं, मतलब मंत्रिपरिषद विचार करके भेज देता है या संसद के दोनों सदन भी विचार कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक में हो करके जो मंत्रिपरिषद होता है उसके पास औपचारिक रूप से वो शक्ति सारी होती है कि वो भी उस पर विचार विमर्श करके भेज देवे। ठीक है, तो ये हमने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, देखी हैं। अंतिम सवाल मेरा ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में तो हमने बहुत विस्तार से जाना, राष्ट्रपति की सारी शक्तियों को समझ लिया, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की स्थिति भी आ गई। लेकिन आप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के नाम से या राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का भी मुखिया है। तो क्या इस दृष्टि से कभी ऐसी कल्पना भी की जा सकती है कि राष्ट्रपति देश में संवैधानिक तौर पर सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ले और सेना को नियंत्रण देकर आदेश देना शुरू कर दे? नहीं जी, नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि अभी पहले बता दिया कि संसदीय शासन में क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की शक्तियां रखता है, उसके नाम से सब कुछ होगा, नाम उसी का ही चलना है। नहीं, लेकिन देखिए वो मंत्रिपरिषद के बिना वो कोई मैं थोड़ा सा आपको भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसके कुछ मुद्दों को छूना चाहता हूँ। जैसे संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता मुखिया है, लेकिन हमारे पिछले कई साल का हमने अनुभव देखा है कि मिलीजुली सरकारें रही हैं, बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं। अगर मान लीजिए बीच में बहुमत उसका खंडित हो गया और दल अलग हो गए, तो कार्यवाहक रूप में एक सरकार काम कर रही है, यानी उसके पास बहुमत तो नहीं है लेकिन अगला सरकार आने तक उस व्यवस्था को बनाए रखा हुआ है। क्या उस स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशेषाधिकार और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे काम कर सकता है। तो मित्रों, ये स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार केवल दिखाने के हैं, और वो जो विशेषाधिकार है, हाथी के दिखाने वाले जो दांत हैं वो अलग हैं और खाने वाले दांत अलग हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो अधिकार और शक्तियाँ हैं वो परिवार के उस मुखिया या बुजुर्ग जैसी हैं जिनके नाम से सारी सत्ता और शासन तो चलता है, लेकिन वास्तव में उनके पास कोई तथ्यात्मक रूप से शक्ति नहीं होती है। एक बात और बताएं इसमें चलते चलते कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बाद जब नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने आ रहा होता है तो उसको शपथ कौन दिलवाता है? जी, जो राष्ट्रपति है उसको उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण व परिरक्षण की शपथ दिलवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मित्रों, आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, और भिन्न परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में भी जब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तब राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। और एक और, केवल मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलवाते हैं। वैसे वो मुख्य न्यायाधीश ही होता है। लेकिन यहाँ एक बात और निकल के आती है, जब कभी चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, जैसे अभी चुनाव चल रहा है, कोई विवाद है तो उसको भी उच्चतम न्यायालय द्वारा ही हल किया जाता है। इसमें निर्वाचन आयोग की भी कोई भूमिका होती है? नहीं, इसमें निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव की ये जो बर्निंग इशू है हमारा इस समय, वो हमने पूरे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझा है, और उम्मीद करते हैं कि आप भारत के नए राष्ट्रपति की जब 24 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा तब तक इस सारे मुद्दे को
अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में देखते रहेंगे, लेकिन अब आपको बखूबी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और डॉक्टर सहोता साहब ने बहुत बखूबी अपने वक्तव्य से आपको समझाने की प्रयास किया। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।